वेलकम मैम। तो मैम आपने ये कितना समय हो गया आपको ये सब काम करते करते? मुझे 30 साल हो गए। 30 साल। तो कभी आपने सोचा था कि अच्छा मैं कोई सोशल वर्क करने वाली हूँ, वो भी इस फील्ड में? नहीं है तो कभी सोचा ही नहीं। मैं असल में बहुत कहना चाहिए परंपरागत एक परिवार से हूँ, परिवार की बहू हूँ और ऐसे ही परिवार की बेटी भी थी। तो ये तो सोच में भी नहीं कहीं शामिल था दूर तक भी कि कभी ऐसे क्षेत्र में मैं काम कर पाऊँगी। तो आपने ये कभी सोचा नहीं था? तो मैम वो जो फीलिंग थी जब आपने पहली बार वो रेड लाइट एरिया में पैर रखा पहली बार, तो वो क्या क्या विचार थे आपके अंदर जिनको समेटकर आपने अपने आप को संभाला और फिर निकल पड़ी? क्योंकि समाज की भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, जो बहुत सारे ऐसे विचार होंगी, वो नज़रें होंगी जो आपने झेली होंगी, और अंदर से भी बहुत सारे सवाल आपके खुद के आ रहे होंगे। तो दरअसल मैंने ये तो सोचा ही नहीं था कि मैं वहाँ कभी काम करूँगी, लेकिन शायद काम करना बचा था मेरे भाग्य में, क्योंकि शुरू से ही कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे कि कभी घर वालों का ये प्रेशर, क्योंकि मेरा घर बहुत नज़दीक में, एक सड़क का फासला है, तो ये इंस्ट्रक्शंस होते थे कॉलेज जाते समय, स्कूल जाते समय कि आपको ऊपर नहीं देखना ऊपर। और मेरा स्कूलिंग जो हुई वो बिल्कुल उस एरिया में स्कूल है, इंटर कॉलेज, उसमें हुई, तो वहाँ ही कोई जाना है और कोई रास्ता ही नहीं था। तो अब बड़े सख्त हिदायत, आज से 40 साल पहले की अगर मैं बात करूँ, छोटे से हुआ करती तो बहुत सख्त हिदायत थी कि ऊपर नहीं देखना है, बाज़ार से जब निकलोगी, कपड़े बाज़ार से निकलोगी, ऊपर नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना। तो ये सब था, लेकिन उत्सुकता तो ज़्यादा जागती है आदमी को। तो बच्चे थे तो बार बार ऊपर भी देखते थे। फिर एक लड़की हमारे साथ ग्रेजुएशन में थी और पैर ख़राब था उसका, बहुत ही, मतलब अगर वैसे कहूँ फिज़िकली देखने में तो थोड़ा इतनी अच्छी नहीं थी। वो मैंने एक दिन वहाँ से उतरते हुए उसको देखा, और फिर अगले दिन वो कॉलेज में मुझे कई दिन तक नहीं दिखाई दी, और जब दिखाई दी मैं उसके पास जाने की कोशिश करूँ तो वो मुझसे बच रही थी। अल्टीमेटली मैंने उसको बहुत कन्विंस करके पूछा, तुम वहाँ क्या कर रही थी? क्योंकि मैंने कहा फिर तुमको कैसे पढ़ने दिया? बोले मैं भाग्य कहूँ या दुर्भाग्य? भाग्य तो ये कि मुझे पढ़ाई होने को मिली, करने को मिला, और दुर्भाग्य ये कि मैं बदसूरत हूँ। तो बदसूरत होने की वजह से मुझे पढ़ाई करने को छोड़ दिया कि इसको तो जब भी कोई इसके पास नहीं आएगा, इसको कोई पूछेगा नहीं इस बाज़ार में, वो तो सुंदरता का बाज़ार है, तो इसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं है, पढ़ना चाहती तो पढ़ ले। ये वो पहली लड़की थी वहाँ की जो पढ़ लिख के और फिर बैंक में एम्प्लॉय हुई उसके बाद। तो फिर वो भी एक मन में रहा कि मैं और क्यों नहीं कर सकती, और ऐसी लड़कियाँ बाहर क्यों नहीं आ सकती। उसने कहा बिल्कुल नहीं, तुम सोचना भी मत, बिल्कुल कभी मत सोचना कि वहाँ से किसी लड़की को तुम निकाल पाओगी, तुम्हें मार देंगे वो लोग, और उस लड़की को भी मार देंगे। तो फिर शायद कुदरत मुझे वही जगह पे ले जा रही थी। कोई महिला मेरे पास आती है और आके बोली कि हमको किराए पे एक कमरा चाहिए। तो हमने सामने हमारे घर था, उसको घर दिलवा दिया थी। तो फिर उसने एक दिन अपने सब बताया कि मैं इस तरह हूँ, एक अच्छे परिवार की बेटी हूँ, उधर की हूँ, पूरब की, और मुझे बचपन से 5 साल की उम्र में रंजिश में उठा लिया। मेरे फादर पुलिस में थे, तो उनकी रंजिश में किसी बदमाश ने उठा लिया और कोठे में भेज दिया। तो खैर हम पता निकाला, मुझे लेके भी गए, फिर मुँह फेर लिया कि बस अब नहीं। बहुत उदास थी, निराश भी थी। वैसे कहा कोई बात नहीं दीदी, अब जो मेरा भाग्य कहेगा। और वो फिर चली गई, मतलब उस रात ही कहीं निकल गई, हम भी उसे नहीं ढूंढ पाए। बरसों बीत गए, कोई मन में मतलब टीस तो रही कि मैं काश कहाँ होगी वो, कहाँ होगी। हस्बैंड को बोला कि मैं एक बार उसे ढूंढना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। कोई मंशा नहीं थी कि मैं समाज सेवा जैसी कोई चीज़ करूं, और उस दौर भी नहीं था, उस समय कोई एनजीओ शहर में नहीं था। कॉलेज वाले तो ट्रस्ट होते थे लेकिन इस तरह के एनजीओज कहीं नहीं थे। तो हमारे बेसिकली गांव में ही रहती थी, तो हमारे गांव के जो प्रधान जी थे उन्होंने कहा तुझे उसे ढूंढना है तो पहले एक एनजीओ बना, और उसके ज़रिए तो अपनी एक पहचान बना सकती है, और तब बात कर। मुझे समझ ही नहीं आया। तो वो फिर हमने उनको कहा, अपने हस्बैंड को, कि मैं एक बार ढूंढ लूँ, बस संस्था छोड़, मुझे कोई एनजीओ नहीं बनाना। तो कैसे ठीक है ढूंढ लो ना। तो ये पूछा कैसे जाओगी उस जगह पे, नहीं पूछा किसके साथ जाओगी। और मैं निकल तो गई घर से, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जाऊँ और ऊपर कैसे चढ़ूँ। फिर भी मैंने हिम्मत की, और जो सबसे कोने में एक कोना जो दाल मंडी की तरफ रास्ता जाता उसमें एक था, बंद कर दो उसे। तो मैं उसी पे चढ़ी, और वहाँ भी शायद एक नया शोशा खड़ा था कि एक रिक्शा वाला नीचे खड़ा था जो मुझे लगातार देख रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि यहाँ के रिक्शे वाले ख़राब होते होंगे, इनको आते ले जाते होंगे, इसलिए मुझे देख रहा। लेकिन फिर थोड़ी निगाह मिली तो मुझे लगा मैं उसको पहचानती हूँ। तो वो मेरे मतलब गांव का ही था, मेरी ससुराल का। तो वो मुझे देख रहा है ऊपर। तो फिर भी मैंने उसको झटका दिमाग से निकाला और मैं चढ़ गई उस ऊपर। वो पहली थी
मैंने बस उनसे हल्के से उसमें ये कहा कि मैंने कहा मैं अगर यहाँ पढ़ाने आऊँ तो उनका क्यों, बड़ी जो मालकिन थी उन्होंने बड़ी तीखी, क्यों पढ़ाओगी, यहाँ कोई नहीं पढ़ता उड़ता, जाओ जाओ यहाँ से, कहाँ से आई हो। मैंने कहा यहीं पे रहती हूँ मैं ब्रह्मपुरी में, तो और कहीं काम नहीं मिला, ट्यूशन पढ़ाना है तो अपने घर में पढ़ा लो, अपने और लोगों को, मतलब थोड़ा बड़ा तलखी से उसने बात की। मैं उतर आई और उसके बाद मैंने हिम्मत बना ली कि मैं जब एक जगह जा सकती हूँ तो और जगह भी जाऊँगी। दरवाजे बंद हुए मुँह पे, गाली गलौज भी हुई, ये औरतें आ जाती हैं, पैसा चाहिए तो बता, पैसा चाहिए, पैसे के लिए आई है, पैसा चाहिए तो बता, और नहीं तो हमारी शिकायत करेगी पुलिस में जाके, यहाँ आइए तो उन्हें विश्वास दिलाने में मुझे पूरा 1 साल लगा कि मैं कोई पुलिस में शिकायत नहीं करूँगी। हर घर में गई, हर घर में फेस वैल्यू बनाई कि मैं जा रही हूँ, तो मुझे देख के ऊपर दरवाजे बंद होने लगे थे, कि खिड़कियाँ बंद होने लगी थी, लड़कियों का झाँकना बंद होने लगा था। मैंने वो अच्छा सिम्टम समझा, मैंने सोचा कि लड़कियाँ, इसका मतलब मुझसे डर तो रही हैं, अगर मुझसे लगाव भी नहीं रख रही हैं तो डर रही हैं, मालकिन भी मुझसे डर रही हैं। फिर मैंने जाके संस्था बनाई, 96 में मैंने संस्था बनाई, और उसके बाद मैं जानने लगी, मैंने कहा देखो भाई मेरी एक संस्था है, उसके ज़रिए तो मैं काम करूँगी, आपके बच्चों को पढ़ाऊँगी बस, और मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊँगी, मैं आपसे कहूँगी कि आप इसे स्कूल भेजो, जितनी मैं कोशिश कर सकती हूँ आपके साथ उतनी करूँगी। तो मैम मतलब आपकी मतलब वैसे एज क्या रही होगी जिस समय आपने ये काम शुरू करा? मैं मात्र 24-25 साल की। 24 साल की हाँ। एज, मतलब जिस एज को हम कहते हैं सबसे डेंजरस वाली Dangerous। एज, उस एज में आप ऐसे इस काम के लिए निकल हाँ, गए। और इतनी बदसूरत भी नहीं थी तो नहीं, सुंदर तो आप आज भी हैं। तो वो भी नहीं थी, और लेकिन पता नहीं पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हुआ कि क्या कर लेंगे, अभी मुझे तो मेरा घर का तो कोई कह नहीं रहा। मेरे भाइयों ने मुझसे रिश्ता तोड़ा क्योंकि वो तो बिल्कुल नज़दीक थे, उन्होंने कहा कि नहीं ये कोई तरीका नहीं है, हम क्या मुँह दिखाएंगे। 2004 में आपने पहला रेस्क्यू मिशन कहें आप उसको, हाँ। क्योंकि पूरी तैयारी आपने उसी तरह से करी होगी कि हम उसको रेस्क्यू करने जा रहे हैं। हाँ। तो वो मिशन क्या रहा, क्या था वो? देखिए ये तैयारी तो लगभग मैं कहूँ तो पिछले 5-6 साल की थी। 10 साल मुझे काम करते उनके बीच हो गए थे, और बस केवल ये पहचान थी कि एक फेस वैल्यू थी कि मैं जाती हूँ उनको नुकसान नहीं पहुँचाती। उनके बच्चों के लिए कह रही हूँ, उनके बच्चों का एडमिशन भी अगर हो रहा है तो मैं लोकल गार्जियन भी बन रही हूँ, क्योंकि तब तक ये नहीं था कि माँ का नाम चल सकता है, केवल पिता का ही चलना होता था। तो ऐसे में लोकल गार्जियन बनना, मतलब हम दोनों को, हस्बैंड वाइफ को बनना, और उनकी पेरेंट्स मीटिंग में भी जाना, अच्छे स्कूल्स में हमने एडमिशन कराया। पैसे की तो उनकी कोई कमी नहीं थी, पैसा तो वही खर्च करते थे, हम तो करते नहीं थे, तो बच्चे जाने लगे थे। तब मुझे 5 साल इस काम पे लगे कि मैं कैसे शुरुआत करूं, ऐसे थोड़ी किसी भी लड़की का हाथ पकड़ा मैं रेस्क्यू कर दूंगी उठा के। तो मैंने क्या किया कि हमेशा छोटी सी पर्ची मुट्ठी में रखती मैं, एक अपना नंबर लिखी हुई, क्योंकि हमारे पास मैं समझती हूँ 98 से मोबाइल था, जब उषा 96 में उषा यहाँ लॉन्च हुई थी तो हमारे पास मोबाइल था। हालांकि बहुत पैसे लगते थे, मगर मैं उसको ये रखे कि मिस कॉल वो अगर मुझे देगी तो मैं फिर लैंडलाइन से करूँगी, मैं रखती थी हमेशा। जब मुझे किसी लड़की का लगे कि ये लड़की मेरी तरफ को थोड़ा सा हो रही है, या आई कांटेक्ट में बहुत इसका मायने रखते हैं, तो वो मैं अगर उससे कर रही थी तो फिर मैं ऐसे हाथ पकड़ती उसका, तो तब मैं एक पर्चा उसके हाथ में दबा के, और मुट्ठी जब उसकी बंद करती है, जब तक उसकी उंगलियां उसको टच ना कर लें तब तक हम नहीं छोड़ते, कि पर्चा वो एकदम छोड़ देगी तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो वो फिर जैसे ही लड़की ने मुट्ठी बंद करके और ऐसे करके बैठी तो तब हमें लगता था अब ये निकलेगी, लेकिन उसको इंतज़ार करने में भी ये लड़की जो हमने निकाली 6 महीना लगा पहले। हाँ, 6 महीने लगे, और मैं समझती हूँ कि शायद 50-60 लड़कियों को हम अपना नंबर दे चुके थे। तो वो 6 महीने तक आपको क्या चीज़ बांधे रखा, किस चीज़ ने बांधे रखा, कि उम्मीद क्या रही? उम्मीद ये कि मेरा जो अपराध था ना मन में, कि मैंने उस महिला जो मीरा था उसका नाम, कि मीरा के प्रति जो अपराध हुआ, मैं अगर उसे रख लेती तो शायद उस जगह दोबारा ना जाती। 30-32 साल की उसकी उम्र रही होगी, तो हिम्मत जो आज हिम्मत जुटाई वो उस वक्त जुटा लेती, घर में रखने की जुटा लेती, लेकिन मैं नहीं जुटा पाई उस हिम्मत को। और फिर मैं किसी मकसद के तहत वहाँ नहीं थी, ये मकसद नहीं था कि मुझे कहीं नाम करना है, मुझे एनजीओ चलाना है, मुझे आज जो मकसद लोगों का एनजीओ में हो गया वो मुझे नहीं था। मुझे ये था कि मैं उसे ढूंढूं, उसे नहीं ढूंढ रही तो मुझे जो मिलती गई, मुझे लगता था हर दूसरी लड़की में मुझे मीरा दिख रही थी, जो मुझसे निगाह मिला रही थी, मुझे लग रहा था ये मुझसे उम्मीद कर रही है कि मैं इसको निकालूं। तो उसमें धैर्य की बहुत ज़रूरत है, और मैं सभी को कहती हूँ, सारे एनजीओ को कहती हूँ जो इस क्षेत्र में बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, 4 या 5 पूरे हिंदुस्तान भर में, तो कि धैर्य की बहुत ज़रूरत है। और हम 4-5 एनजीओ में ही धैर्य इतना ज़्यादा है कि हम मार पीट, कपड़े फटना, मुकदमे झेलना सब सहते हैं। तो अभी तक आप पर कितने मुकदमे चल बहुत रहे हुए मुझ पे, जिसमें रंगदारी तक का हुआ मुझ पे, कि हमसे 50,000 रुपये मांगे, और मारपीट के बहुत हुए, सरकारी काम में बाधा के बहुत हुए। तो फिलहाल तो सब खत्म है, एक रह रहा है। तो वो जो लड़की हमने जब निकाली तो पहले हमने डीएम साहब को बात की कि सर एक लड़की है और निकलना चाहती है, उनके लिए प्रत्याशित था। ये क्या बात हुई, वहाँ से क्यों निकालना चाहती हैं आप,
सवाल मेरे लिए भी बड़ा वो था। मैंने कहा क्यों निकालना चाहती हूँ? मैंने कहा वो अपने घर जाना चाहती है। कौन है? मैंने कहा वो अल्मोड़ा की रहने वाली है और 12th पास है और उसने टाइपिंग भी, जब टाइपिंग का ज़माना था, टाइपिंग भी सीखी हुई है। टाइपिंग सीखने जा रही थी वो और रास्ते में से ट्रक ड्राइवर ने उसको उठा लिया और कोई सुनने वाला नहीं था पहाड़ में, और यहाँ ला के उसको भेज दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर? मैंने कहा फिर क्या भाई, एक कस्टमर हमको चाहिए और रात भर के लिए लड़की आ जाएगी, क्योंकि उसको वहाँ 6-7 साल हो चुके हैं, तो अब उस पर विश्वास करते हैं, बाहर भेज देते हैं आउटर पे किसी कस्टमर के साथ में। फिर कि कस्टमर मिला, वकील साहब थे हमारे, वो गए, 1000 रुपये दिए रात भर के। आती लड़की बिफर गई, बोली सुबह 5 बजे हर हाल में जाऊँगी। वो नहीं समझ रही थी कौन डीएम बैठा, कौन एडीएम बैठा, कौन एसएसपी बैठा, कोई मतलब। लेकिन वो दौर भी वो था कि अधिकारी बड़े सेंसिटिव हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा बेटा आप हमारी बात सुनो, मैं डीएम हूँ, ये एसएसपी हैं, ज़िले के मुखिया हैं, मैं भी ज़िले का मुखिया हूँ, ये पुलिस के मुखिया हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का मुखिया हूँ, तो आप मेरी बात पे भरोसा करो। बोले मैं क्यों करूँ, मुझे 5 बजे तक हर हाल में मेरी बेटी चाहिए। उसकी बेटी जयपुर थी जिसके लिए उसने कहा मैं 5 बजे चली जाऊँगी, आप कुछ भी कर लो, मैंने आपसे मदद मांग ली अलग बात है, लेकिन 5 बजे मैं चली जाऊँगी क्योंकि मेरी बेटी को मार देंगे वो जयपुर में। तो मैम ये लोग उनको रोकने के लिए उनके बच्चों को रखते हैं अपने पास। अलग लोनी में पूरा अड्डा है जहाँ उनके बच्चे हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं कि जिनसे मतलब मैं अगर उन्हें कहूँ तो मैं कटिंग साहब को दिखाऊंगी कि यहाँ मैं भी रोती थी, वो भी रोती थी, और छोटा सा बच्चा आगे, एक बच्चा कहे कि मामा मारेगा मम्मी, मैं तुमसे दूर रही, 3 साल की बच्ची, मामा मारेगा, उसको मामा बोलते हैं कि नेपाली है, तो मामा मारेगा मुझे, फिर रोटी नहीं देगा, फिर मुझे अब मुझे मत छोड़ना। तो मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी, ऐसे उसको नहीं पता कि मेरे कहाँ पे गई मम्मी वहाँ छोड़ दी। तो उसने कह दिया कि मुझे मेरी बेटी को मार देंगे, मुझे वो वापस चाहिए। पहले 5 बजे हमारी सांस बिल्कुल रुकने लगी थी, पूरी रात हम लोग रुके, ऐसे रहे कि जैसे पानी पे चल रहे हों और आग पे चल रहे हों। फिर 6 बज गए, 6 बजे से लड़के अब नहीं मैं जा रही, मेरी बेटी तो मार ही दी होगी। मतलब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था कि मिनट भर में सूचना पहुंच जाए। भाई टेलीफोन किया, डीएम टू डीएम गया, डीएम जयपुर गया, डीएम ने वहाँ सर्च किया, पता ही नहीं, एड्रेस ही नहीं है उस लड़की के पास, सिर्फ ये पता है कि अलवर के पास ये वाला गाँव है, वहाँ जाएगी। कभी जयपुर बता रही है, कभी अलवर बता रही है। वो हमारे लिए बड़ा कठिन था, लेकिन अल्टीमेटली वो सब जगह जितने उनके डेरे थे, जो राजस्थानी बेंडिया होते हैं, ये उनका वेश्यावृत्ति पेशा होता है, मातृसत्तात्मक परिवार होते हैं, तो उनको ढूंढा तो बच्ची मिल गई। और 6 बजे वो बंदा यहाँ लेके, एडमिनिस्ट्रेशन का ही बंदा था कोई क्लर्क लेवल का, वो लेकर, पुलिस वाले साथ में थे, वो लेकर उसको बच्ची को आ गए। हमें तसल्ली हुई, जैसे सांस ली और लगा कि कहीं बहुत देर से बंद थे, अब जाके सांस मिली है। और बस वो अच्छी ज़िंदगी उसको मिली, शादी हो गई, बेटी की भी हो गई उसकी, अभी नारिणी कितन से ही उसकी बेटी की शादी। बस ये हमें करना होता है कि हम ये छिपा के रखते हैं कि ये वहाँ से जब शादी करते हैं तो समाज में आज भी उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसीलिए तो हैं ही बाजार गुलजार, नहीं तो क्यों होंगे? अगर उनमें एक्सेप्टेंस, माँ बाप में एक्सेप्टेंस नहीं है तो लेकिन वो भी तो एक माँ थी, उसने भी तो एक्सेप्ट करा। वही मैं कहती गई कि आप एक बच्ची को ढूंढ नहीं रहे हैं, और अगर मीरा के लिए को हम लेके गए हैं, आपको 30 साल बाद एक बच्ची मिलती है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि जो बेटी थी, आप रो रहे हैं, उससे जार जार रो रहे हैं, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और एक वो माँ है जिसे आप वेश्या कह रहे हैं, और अपनी बच्ची के लिए उसने कह दिया मैं ज़िंदगी दाव पर लगाऊंगी यहाँ, लेकिन मैं बेटी के बिना नहीं जाऊँगी किसी भी हाल। और इसमें तो यहाँ पर तो उन्हें ये भी नहीं पता कि वो जिस इंसान की बेटी है वो किसकी है, नहीं पता उनको, लेकिन वो उनकी तो है। मैम ये कब तक नहीं छोड़ते हैं उनको? ऐसा कुछ है कि बड़ी हो गई धंधे में आ जाएगी। अच्छा, वो बेटियों को, बेटियां ही इसलिए नहीं, बेटे भी वो ना भाग जाएं, बेटे भी ना, हाँ ये ना भाग जाएं, ये महिलाएं ना, माँ तो माँ है ना अल्टीमेटली, वो बच्चा छोड़ के कैसे भागेगी? तो मैम ये तब तक उस पर ज्यादा ध्यान देते होंगे जब तक वो बेटी ना हो जाए, उनके बच्चा ना हो जाए। हाँ, बच्चा ना हो जाए। पहली बार में तो बच्चे को मना ही नहीं करते वो लोग, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जी मैं धंधा बेकार हो जाएगा, बच्चा हो जाए तो बंद जाएगी, कहाँ जाएगी? कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसा दीपक है जो हर अंधेरे को खत्म कर देता है। तो ये आपको लगता है यहाँ पर अगर हम शिक्षा दें उनको तो ये सब खत्म हो सकता है? नहीं, ये तो ठीक है, इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता, और इसी उद्देश्यों को लेकर मैं उनके बीच में गई भी। और आज की अगर मैं कहूँ, माने ना माने कोई, मैं मानती हूँ कि 100% वहाँ एजुकेशन है, 100%। मैं 99 भी नहीं कहती, 100%। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो वहाँ अनपढ़ हो और हाईली एजुकेटेड ना हो। कोई बिल्कुल पढ़ने में बेकार हो तो वो कुछ और कर ले, छोटा मोटा मजदूरी कर ले, कुछ भी, लेकिन हाईली एजुकेटेड MBA MCA BTech सब बच्चों ने किए हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत अच्छे यहाँ के बेहतरीन कॉलेजेस में पढ़े हैं बच्चे, और जिन पे ये अच्छा पैसा आप खर्च करती हैं। तो वो मेरी 20 साल की एक वो कमाई थी कि जिसको 10 साल तो मैंने यूँ ही गुजारे जैसे उनके बीच, लेकिन अल्टीमेटली 20 साल में इतने बच्चे निकले बाहर, दुबई तक जॉब कर रहे हैं बच्चे, अब्रॉड में कई और बच्चे हैं जो जॉब कर, लड़कियाँ भी, ऐसा कोई लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं रहा। लेकिन
समाज तो है ना, समाज तो ट्रैफिकिंग करके इतनी लड़कियां यहाँ ला रहा है। मतलब आपने वो जो एक बीच की सीढ़ी को तोड़ना चाहा, लेकिन वो टूटी हाँ, नहीं, क्योंकि वो सीढ़ी एक तरीके से कह सकते हैं वो सीढ़ी नहीं थी, वो तो सीधा आ रहे थे बाईपास से। बस वो अपनी बच्चियों को कर रही थी। उन्होंने कहा, कहती हैं वो कि हमारी बेटियां धंधा करेंगी, क्योंकि हमारी तो नानी भी करती थी, हमारी तो पढ़ना नहीं करती थी, हमारी बेटी करेगी। लेकिन वो मिथक आपने तोड़ दिया, तो आपके समाज के लोग तो ला रहे हैं। जब भी हमने भी उनके साथ जाती की भी, मैंने मारपीट भी की, ऐसा नहीं की कि तुम लड़कियां लाती, तुमको शर्म नहीं आती। तो बोले कि हम नहीं लाते, हम नहीं जाते, तुम्हारी समाज के लोग हैं जो लाते हैं, जो प्रेमी बन के लाते हैं, जो कामगार बन के लाते हैं, जो बीच के दलाल बन के लाते हैं, हम नहीं लाते। तो ये दलाल मैम कौन होते हैं? एक ट्रक वाला है, तो ट्रक जाएगा, नेपाल से सामान आता है, हिंदुस्तान से जाता है नेपाल, जाएगा वहाँ जाएगा, लड़की को कई बार तो फंसा के लाएगा प्यार में, 10-20 बार गया, प्यार हो गया, सो कॉल्ड प्यार, और उसके बाद लड़की उसके साथ भाग गई, बिक गई। मैम आप जो इतना ये खतरनाक काम, मैं कहूँगी सराहनीय है, पर खतरनाक भी उतना ही है, तो ऐसा कभी हुआ है कि घर से बाहर निकलते हुए आपको डर लगा हो कि मैं निकल तो रही हूँ पर पता नहीं क्या होगा? नहीं, डर तो कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगा, लेकिन महसूस बहुत बार हुआ कि कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक दिन जा रही थी बाज़ार में, और तब वहाँ पैंट लगती थी, पैंट भर रही थी पूरा, मैं आराम से निकल के जा रही थी। जैसे मैंने ऐसे देखा तो एक जीने से, जो एक दलाल है वहाँ का मुख्य दलाल, वो उतर रहा था, और वो बिल्कुल उसने ये खुलेआम चैलेंज दे रखा था कि मैं इसको मार दूंगा मुझे। तो जैसे ही वो नीचे उतरा, पता नहीं निगाह मिली उससे, एक पल को तो मुझे वो हुआ, लेकिन जैसे ही उससे वो नीचे आया, मैंने उससे निगाह मिलाई, और मैंने उसके ऐसे कंधे पर हाथ रखा। मैंने कभी सुना ना, मुझे मारना चाहता है? नहीं, मैं ये मतलब नहीं है। बोला ऑफिस जा रही हो? मैंने कहा हाँ। रिक्शा वाला बुलाया, उसको 30 रुपये दिए, छोड़ के मेरी बहन है, ऑफिस छोड़ के आराम से छोड़ के बिल्कुल। तो वो पर मुझे ये लगा कि मैं जो काम कर रही हूँ, इनके मन में भी तो है कि मैं अपने लिए तो कुछ नहीं कर रही। ये यहाँ का सबसे बड़ा दलाल है, इसकी चलती है, पुलिस इसकी मानती है, इसके बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता, चाहे जितनी लड़कियाँ ला के भेज दे। और फिर ये हुआ नतीजा कि उसके बाद उसने ही कई लड़कियाँ रेस्क्यू कराई, उसे बता के कि दीदी एक लड़की आई हुई है, आ जाओ, इसे निकालना, क्योंकि ये नहीं यहाँ के लायक है। निकाली हमने जाके तुरंत ही, और हमें उसमें बहुत दिक्कत भी नहीं हुई, क्योंकि वो साथ है तो कोई दिक्कत भी नहीं है तो कभी। लेकिन 2010 में एक समय ऐसा आया कि कुछ समय सब पीक पे था, बहुत तेज़ी से हमने लड़कियाँ निकाली, क्योंकि इतनी ज़्यादा लड़कियाँ आ रही थी, और मुझे अजीब सा जुनून हो रहा था कि मैं रोज़ ही इनके साथ मारपीट भी कर रही थी, मैं लड़कियाँ भी निकाली, पर मुकदमे लिखाए। फिर मैंने एक लड़की रात भर उसके जो रैंप बना देते हैं नालियों के, उस नाली में रही सर्दी में पूरी रात, छुप के ऊपर से कूदी, 4 बार कूदी, मतलब उतरी तैसी कोई दिख जाता था, फिर ऊपर चली जाती। पल ऐसा था कि मैं क्या कर रही हूँ, जब इनका मिथक नहीं तोड़ पा रही, इनकी चैन नहीं तोड़ पा रही, तो इन बच्चियों का शोषण कैसे रुकेगा? कितनी निकालूंगी, कितनी आगे से बढ़ के आएंगी कि हमें निकाल दो। तो मैंने सबसे पहला मुकदमा फिर लिखाया, और हैरानी होगी आपको, जिस व्यक्ति का मैं बड़ा भरोसा करती थी, यहाँ के उच्चाधिकारी थे पुलिस के, उन्होंने मुझे ये कहा क्या आप करती हुई है, किसी की रोजी रोटी पे लात मार रही है। मतलब मैं हैरान थी कि IPS अफसर ऐसे बोला, मेरे लिए बिल्कुल ऐसा था। मैंने उनको देखा और मैंने कहा कि अभी तो सर आपके बच्चा छोटा है, जब बड़े हो जाएंगे बच्चे और एक बेटी होगी तो तब मैं आपसे सवाल पूछूँ। बस मेरी बेटी की शादी थी 21 जनवरी की, और उसकी कार्ड वार्ड बांटना था, और हमारे एक जो संस्था के प्रेसिडेंट थे उस समय, वो साथ थे मेरे, पुलिस में थे वो भी। तो उन्होंने कहा चलो, मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे लगातार फॉलो कर रहा है। बोले इतने सालों में लगा नहीं, अब तुम्हें फॉलो कर रहा है, अब क्या करेगा तुम्हें फॉलो, अब तो तुम्हारे बाल बच्चे बड़े हो गए, शादी कर रही है बच्चों की। तो मैंने कहा नहीं वो बात नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे मैं कहीं जाती हूँ तो कोई मेरी पीठ पे जैसे किसी की आँख है, ऐसे मुझे लगता है, पता नहीं। हम जैसे ही घर से निकले मुझे लगा कि मुझे कम लगा, उन्होंने ज़्यादा मुझे कहा तुरंत चलिए। अरे मैंने कहा खड़ा होगा कोई, नहीं कोई, चलिए हम लेके। वो फिर फॉलो करना शुरू करा इस पर तेजगढ़ी चौपले में। जैसे ही हसनपुर से और यूँ हमें टर्न करना था सड़क क्रॉस करके, तो उन्होंने नीचे उतारी, कच्चे में यूँ करने वाले थे, तो उन्होंने कहा तुम नीचे हो जाओ, कोई गाड़ी हमारे ऊपर आ रही है। सामने दूध का टैंकर खड़ा था, बस इतना तो हमें याद है, उसके बाद हमें कुछ याद नहीं, कुछ भी याद नहीं, आज तक भी याद नहीं। बहुत कोशिश वो भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, और मेरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, मेरे तो पैरों में खैर रॉड हैं दोनों में, ये सब निशान उस वक्त के नहीं हैं जितने बड़े। कहाँ से भगवान ने ताकत दी, टेम्पो में डाल के मैं अकेले ले आई हूँ भारत नर्सिंग होम, यहाँ एडमिट करा दिया,
और इस बीच मेरी डायरी, मेरा पर्स, पैसे सब वहीं करे। लेकिन ये किसी ने अच्छा किया कि डायरी से उस नंबरों पर फ़ोन किए, भाई एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं का। वो तो बेचारे काफ़ी डैमेज हुए, मतलब उसके बाद जॉब तो पूरी की कैसे न कैसे भी, में बहुत ख़राब हालत हुई। लेकिन उससे बुरी बात ये हुई, मुझे इस एक्सीडेंट से बुरा नहीं लगा। मैं जो आपको कहने जा रही हूँ कि वो इतना ख़राब था मेरे लिए, मैं दिखाऊंगी वो सब चीज़ें भी, कि मतलब इतना मेरा चरित्र हनन किया अखबारों ने। उस वक्त ये लिखना शुरू कर दिया कि इनके और उनके बीच अवैध संबंध है। और मैं कहूँ तो मेरे वो सगे बहनोई हैं, तो जो थे सगे बहनोई थे मेरे। और अच्छा है कि वो उस समय होश में नहीं थे, वो 6 महीना कोमा में रहे। और इतना सब लिखा। फिर मैं तो कमज़ोर कहीं नहीं, मैंने अखबारों को तुरंत प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में शिकायत की कि ये लोग ये लिखते हैं कि ये इनका ये संबंध था, इनको पता है ये संबंध, प्रूव करें, वरना अखबार के खिलाफ में मुकदमा कायम करें। पीटीआई में हो जाता। खैर वहाँ से इन पर नोटिस आया। जैसे ही नोटिस आया इन्होंने मुझे तुरंत, बहन जी गलती हो गई, मैंने छापो, गलती हो गई छापो ना। लेकिन सब लिखा है कि वो ये उनका संबंध है, उनकी अक्सर चर्चा रहती है। भाई कब चर्चा हुई, मुझे उन चर्चाओं को बताओ, क्यों नहीं छापा आपने जब चर्चा हो रही थी? और आप कौन, मेरे ससुर हो, मेरे जेठ हो, मेरे पति हो, कौन हो? तो इसमें और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत बुरी तरह से लताड़ के लिखा, फिर कई जगह ये किया और इस तरह से मेरी पत्नी का चरित्रण किया। अल्टीमेटली सब ठीक हुआ। मैम एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे बहुत सारे हम में से लोग होते हैं जो जब देखते हैं कि वो जो नन्हे नन्हे हाथ ट्रैफिक लाइट रुकने पर आपकी गाड़ी के शीशे को थपथपाते हुए कुछ पैसे मांग रहे हैं, तब हमें बहुत लगता है। या फिर हम जब चल रहे होते हैं उन गलियों में से, तब हमें लगता है कि ये जो खड़ी हुई हैं छज्जे पर, हम भी इनकी मदद करें। लेकिन मैम वो हम कर नहीं पाते क्योंकि वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं हम लोग। हमें कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि कहीं हम ना इसमें फंस जाएं, कहीं हमारा कोई, हमारे जो बहुत करीब है वो ना फंस जाए, उस पर कोई बात ना आ जाए। तो अब अगर उन लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे कि कैसे? देखो, हिम्मत तो एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आपको कोई तोड़ ही नहीं सकता। मैं अगर आज से 40 साल पहले ये काम कर सकती हूँ तो आज क्यों नहीं? बशर्ते उसमें आपको जज्बा होना चाहिए। हम भिखारी को भिखारी बना रहे हैं, एनजीओज़ को मैं स्पेशली कहूँगी कि एनजीओ भिखारी को भिखारी बना रहे हैं। आप कपड़े ज़्यादातर आजकल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता? हाँ बिल्कुल, मीडिया के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरा, आप कपड़े लेके गए, सर्दी आ गई, 50 एनजीओ बांटे। आप एक छोटे बच्चे को कपड़ा देने जा रहे हैं, आपने एक ओवरकोट दे दिया, बताइए, यानी जो आपके घर की वेस्टेज थी आप डाल के उनके बाहर फेंके। आपने एक बच्चे का हाथ पकड़ के ये कहा कि चल भाई इसका खर्चा मैं दूंगी, तुम नहीं दे पा रहे ना। एक बच्चे का सरकारी स्कूल का क्या खर्चा है? 1 रुपया भी नहीं। ये इस बच्चे की लोकल गार्जियन में मदद करने के तो बहुत सारे साधन हैं, केवल यही साधन नहीं है कि आप रेस्क्यू करें, आप वहाँ से उठा के लाएं, आप इनको दें। आपके पास और बहुत सारे साधन हैं। आप इस बार प्रधान की इलेक्शन लड़ रही हैं, तो अगर आप जीतती हैं जब, तो आपका क्या फोकस रहेगा? आप किस समाज के किस सेक्टर पे ज़्यादा वर्क करना पसंद करेंगे? देखो, पहले तो मैं तो 100% महिलाओं पे करूँगी, 100%, क्योंकि पुरुषों को आर्थिक स्वावलंबन ऑटोमेटिकली प्राप्त है। भाई खेती उनके हाथ में है, गाँव की जो और रोज़गार है वो उनके हाथ में है, औरतों के हाथ में कुछ नहीं है। रोटी बनाना, गोबर पाथना, कूड़ा करकट का काम करना, जानवर हुए तो जानवरों की दूध भी उन्हें निकालना है, सानी भी उन्हें करनी है, सारे काम उन्हें करने हैं। करें वो, मैं उसे करने में कोई बुरा नहीं, क्योंकि मैं भी करा रही हूँ उनसे, मैं भी उनको एक रोज़गार दे रखा है, वो सब गोबर का काम है। मगर उसके लिए उनके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं दिया जाता, वो तो फ्री की मजदूर हैं। पहला काम तो उनके लिए। दूसरा, मैं जो बच्चे हमारे पढ़ लिख लिए जो शहर की तरफ भागते हैं, तो के लिए रोज़गार की मेरी प्राथमिकता है। जिसमें मैंने कुछ एक कॉल सेंटर जो एग्रीकल्चर से बेस्ड है एक कंपनी का, वो मैंने वहाँ सेंक्शन भी कराया हुआ है। और वो मैं प्रधान बनूँ ना बनूँ, वो तो तब भी सेटअप होगा, उसका चल रहा है काम। तो मेरा मकसद ये है। और दूसरा ये कि मेरी एक टैगलाइन है उसमें जो मैंने सब जगह दे रखी है कि गाँव का पानी गाँव में और गाँव का रोज़गार गाँव में। क्योंकि अगर गाँव का रोज़गार गाँव में रहेगा तो शहरों की भीड़ कम होगी। और गांव के पानी की ये हालत थी कि हर गांव में 3 से 4 तालाब है। आज वो तालाब लबालब गंदगी से भरे हुए हैं, कुछ तो पॉलीथीन से, और दूसरा पानी जो दिन रात चल रहा है सबमर्सिबल, हर गांव में सबमर्सिबल वो चल रहा है। मगर उसका भी हमारे पास रास्ता है। सिंचाई में हम ट्यूबवेल इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली का इतना बिल दे रहे हैं, अगर उन्हीं में हम बोर कराते हैं, वो पानी खाद का पानी है, खेत में जाएगा जितना भी है, वो आदमी उसके केवल डीजल का पैसा दे दे, जो बोरिंग पे वो रखा जाएगा, मशीन मोटर रखी जाएगी, उसका डीजल का पैसा 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 2 लीटर लग जाएगा, 4 लीटर लग जाएगा, उसका पैसा देंगे केवल, और पानी साफ, बाकी फिल्टर होकर अंदर चला जाएगा, जल स्तर भी बढ़ेगा। तो वो मेरा फोकस है। खरंजे नाली कोई बड़ा फोकस नहीं होता, ये तो प्रधान की ड्यूटी होती है।